हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एग्रीकल्चर के आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैन्योर। मृदा जो हम पढ़ रहे थे, तो मृदा चैप्टर में पढ़ते पढ़ते जब हम उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात किए थे, तो उसी ये मृदा या सॉइल चैप्टर का ही हिस्सा है। तो जब हम ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी पढ़े तो उस ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी में हमने ये देखा कि भाई मिट्टी में जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स को हम डालते हैं तो वो डिकम्पोज होते हैं, और डिकम्पोज होने के पश्चात मिट्टी में वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास इत्यादि की मात्रा को बढ़ाता है। मगर जब वो ह्यूमस का निर्माण ना हुआ हो तो हम अलग से क्या करते हैं, ह्यूमस का निर्माण कराते हैं। और वो जो ह्यूमस का निर्माण कराते हैं वो अदर देन सॉइल, मिट्टी को छोड़कर अलग से किसी दूसरे सेपरेट प्लेस में ही कराया जाता है। कराते मिट्टी के ऊपर में ही है, मगर जैसे कि वो खेत की मिट्टी में सड़कर बनता है वैसा ना बनाकर हम सड़े गले पदार्थ को, गोबर हो गया जीव जंतु से, और जो वर्ज्य जो उनके पदार्थ होते हैं, मीन्स अदर जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल्स हैं, उन मटेरियल्स को सड़ाकर गलाकर जो पदार्थ बनाया जाता है, और जिस पदार्थ को हम बाद में मिट्टी में डालते हैं जिससे कि उसकी पोषक क्षमता, उसकी उर्वरा क्षमता में क्या हो, वृद्धि हो, ऐसे पदार्थ को मैन्योर कहा जाता है या खाद के नाम से जानते हैं। तो मैन्योर का हिंदी नाम क्या है? मैन्योर का हिंदी नाम है खाद। हम इसको खाद के रूप में देखते हैं। अब मैन्योर है या खाद है, तो ये बनता कैसे है? तो मैन्योर या खाद की बात करें तो मैन्योर या खाद अपने आप में एक ऐसा पदार्थ है जो पौधों को क्या करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है। और ये पदार्थ क्या होंगे? ये पदार्थ हो सकते हैं आपके गोबर हो सकता है, चारा का कटा फिटा हिस्सा हो सकता है, पत्ते हो सकते हैं, ठीक है, अन्य वानस्पतिक चीजें हो सकती हैं। गोबर में हम दोनों चीजों को ले रहे हैं, मल मूत्र, दोनों चीजों को हम ले रहे हैं, क्योंकि मूत्र जो होता है वो यूरिया का सबसे बड़ा स्रोत होता है, और यूरिया अर्थात नाइट्रोजन का बहुत बड़ा स्रोत है ये। तो ये लिक्विड फॉर्म पे है, ये सॉलिड फॉर्म पे रहता है। गोबर सामान्यतः सॉलिड फॉर्म पे रहता है, मूत्र जो रहता है वो लिक्विड फॉर्म पे है। तो इन सब का जो डिकम्पोज्ड फॉर्म जो होता है, ये जितनी भी चीजें जो हमको दिखाई दे रही हैं, ये सब के सब कैसे होते हैं, डिकम्पोज होते हैं। और डिकम्पोज होने के पश्चात ये जो पदार्थ बनते हैं, उस पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है? खाद के नाम से जाना जाता है। तो ये जो खाद जो है वो मूल रूप से इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK की मात्रा क्या होती है, रहती है। और इसे क्या किया जाता है, खेत में डाल दिया जाता है। खेत में डालने के पश्चात ये देखा जाता है कि खेत में डाल देते हैं। खेत में डालने के पश्चात देखा जाता है कि खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, खेत में मौजूद जो मृदा है, मिट्टी है, उस मिट्टी की उर्वरा क्षमता में वृद्धि हुई या नहीं हुई। तो इन चीजों को, ऐसे पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है? खाद के नाम से जानते हैं। सामान्यतः ये जितनी भी चीजें हैं, गोबर है, चारा, पत्ते, अन्य वानस्पतिक जो चीजें हैं, ये सब के सब कैसे पदार्थ हैं? ये सब के सब ऑर्गेनिक मटेरियल हैं। तो ऑर्गेनिक मटेरियल को खाद का नाम दिया गया, और इनऑर्गेनिक से जो हम बनाते हैं, इनऑर्गेनिक जो मटेरियल होते हैं, उनसे मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ाने के लिए जो पदार्थ बनाया जाता है, इसे उर्वरक के नाम दिया गया। तो ऐसे करके हमारे पास इस सिलेबस में दो मुख्य चीजें हैं। एक है खाद जो कि ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, और दूसरा है उर्वरक जो सामान्यतः इनऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं। तो ये तो खाद के बारे में देखें। खाद से लाभ क्या होता है, खाद डालने का लाभ क्या क्या है? खाद डालने का जब हम लाभ की बात करते हैं तो लाभ में तो सबसे पहले तो ये है कि ये पोषक तत्व प्रदाता है, अर्थात मिट्टी में डालेंगे तो मृदा में ये पोषक तत्व क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि भौतिक और रासायनिक गुण में बदलाव लाता है। किसके? मृदा के। मृदा के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में बदलाव लाने का काम करता है खाद। तीसरा महत्वपूर्ण चीज है कि डिकम्पोजिशन के दौरान CO2 गैस जो बाहर निकलता है, ये अपने आप में उर्वरक की भांति व्यवहार करता है। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रहा है डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में,
तो वो CO2 गैस जो बाहर निकलता है वह किसकी भांति व्यवहार करता है, एक उर्वरक के जैसे व्यवहार करता है। चौथा है, यह खाद मिट्टी में मौजूद, मृदा में मौजूद सूक्ष्म जीवाणुओं हेतु खाद्य पदार्थ का काम करता है। तो हम ऐसे ले लेते हैं, मृदा कीट हेतु खाद्य पदार्थ का काम करता है। कौन? खाद जो हम डालते हैं। एक और इसका लाभ देख लेते हैं कि यह पोषक तत्वों की हानि को रोकता है, कि मृदा पोषक तत्व की हानि रोकता है। तो ये इसके क्या थे? लाभ थे। लाभ मूल रूप से 5 बिंदुओं पर हम देख रहे हैं। खाद डालने का लाभ क्या होगा? तो खाद डालने का लाभ है कि यह पोषक तत्व प्रदान करता है, भौतिक और रासायनिक गुण को सुधारता है मिट्टी की। जब खाद का क्या होता है, खाद का जब डिकम्पोज होता है तो डिकम्पोज होता है तो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं। यह CO2 गैस किसके भांति व्यवहार करता है, उर्वरक के जैसे। मृदा कीट हेतु ये खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराते हैं और मृदा पोषक तत्वों की हानि को रोकता है। ऐसे करके इसके प्रकार, इसके क्या है, लाभ है। अब जो बात आती है वो है कि खाद के प्रकार कितने हैं, खाद को कितने भागों में बांटा गया है। तो खाद को मूल रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक है लो कंसंट्रेशन मैन्योर, जिसे हम बल्की मैन्योर के नाम से जानते हैं, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर हम कहते हैं। लो कंसंट्रेशन का तात्पर्य क्या है कि इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनकी प्रतिशत क्या होते हैं, कम रहते हैं। तो इनकी प्रतिशत जो कम है, और कम का मतलब यह है कि इनकी मात्रा बहुत अधिक उपयोग में आती है, बल्कि मगर इसमें जो NPK की मात्रा है उसकी मात्रा कम होती है। तो इसके खाद को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वो है बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर और दूसरा है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में क्या होता है कि इसमें बल्कि इसलिए बोला गया कि अमाउंट लार्ज रहेगा, मगर NPK का परसेंटेज क्या रहेगा, कम रहेगा, इसलिए इसको बल्कि बोला गया। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में ये चाहिए और बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग करने के बाद भी उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो रहते हैं, इनकी जो मात्रा है, इसका जो परसेंटेज है, उसके वेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफी कम रहता है। तो ऐसे ऑर्गेनिक मैन्योर को हम किस नाम से जानते हैं, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के नाम से जानते हैं। अब ये जो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर है, तो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में हम कौन कौन से चीजों को सबसे पहले क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो चीज है बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर को भी, तो इसमें हमें पहला चीज पढ़ना है FYM। इसका फुल फॉर्म है फॉर्म याइल्ड मैन्योर। इसे सामान्य भाषा में गोबर खाद कहते हैं, गोबर खाद। FYM एक प्रकार का बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर है जिसका फुल नेम है फॉर्म याइल्ड मैन्योर। फॉर्म का मतलब है कि किसान अपने घर में, अपने फार्म में, अपने फार्म हाउस में जो मैन्योर बनाता है वही FYM के नाम से जाना जाता है। यह सामान्यतः गोबर खाद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि फार्म पर उपलब्ध जो मवेशी होते हैं, जो पशुधन है हमारे, गाय है, बैल है, भैंस है, उनके जो मलमूत्र, गोबर, चारे, बचे खुचे हिस्से का जो सड़ा हुआ मिश्रित रूप जो होता है वही FYM के नाम से जाना जाता है। तो FYM में क्या रहता है भाई, मवेशी के मलमूत्र हो गए, चारे हो गए, इनका सड़ा हुआ रूप, ठीक है, सड़ा हुआ रूप, यही हम लोगों का किस नाम से जाना जाता है, FYM के नाम से जाना जाता है। अब ये FYM जो है, फॉर्म याइल्ड जो मैन्योर है, सामान्य शब्दों में हम यदि बात करें तो ये तैयार कैसे किया जाता है कि गाय भैंस का जो भी गोबर रहता है, जो भी मलमूत्र है, जो वो चारे खाते हैं, उस चारे का बचा हुआ हिस्सा है, घास वगैरह हो जाते हैं उनके बचे कुछ हिस्से हैं,
उन बचे खुचे हिस्से को कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करके उसको एक गड्ढे में डाला जाता है। गड्ढे का लंबाई चौड़ाई लगभग 10 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा, इस टाइप के आकार पे रहेंगे और कम से कम 2 मीटर गहरा। उस 2 मीटर गहरा में इन सब कूड़ों को डेली बेसिस पर डालते जाएंगे 4-5 महीने में वो लगभग 1 मीटर 2 मीटर 1 मीटर 1.5 मीटर के हाइट तक वो लगभग जब भर जाता है तो उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, मिट्टी का लेयर लगा के उसको पैक कर दिया जाता है और 3-4 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे कि एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो सके बैक्टीरिया की उपस्थिति में, हाई टेम्परेचर की उपस्थिति में। और उस डिकम्पोजिशन के पश्चात ये थोड़ा सा पेस्ट के रूप में, सॉफ्ट सॉलिड के रूप में, केक के आकार में ये बन चुका रहता है। इसको फिर क्या किया जाता है, निकाला जाता है वहां से। निकालने के पश्चात इसको फील्ड में ले जाकर स्प्रेड किया जाता है। फील्ड में कब डाला जाएगा, तो इसको फील्ड में डाला जाता है लगभग 15 दिन पूर्व, किसके, बुआई के। बुआई के 15 दिन पूर्व इसको फील्ड में ले जाकर डाल दिया जाता है। फील्ड में डालने के पश्चात खेत की जुताई की जाएगी। जुताई करने पर ये जो FIM है, ये जो गोबर खाद है, ये गोबर खाद पूर्ण रूप से फील्ड में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा और फैलने के पश्चात फिर क्या करेंगे, उसकी बुआई करेंगे हम। तो 15 दिन पूर्व इसको डाला जाता है। कितनी मात्रा में डाला जाएगा कि सामान्य फसल हेतु, सामान्य फसल के लिए 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर एवं सब्जी हेतु, सब्जी वगैरह के लिए ग्रेटर देन 20 टन, मतलब 20 टन से 20 टन प्रति हेक्टेयर से क्या किया जाता है, ज्यादा डाला जाता है। तब ये बहुत अच्छा काम करता है। इस खाद में पोषक तत्व की मात्रा को बढ़ाने के लिए कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जिप्सम है, काइनाइट है, सुपर फॉस्फेट है। ये क्या करते हैं, ये जो प्रिजर्वेटिव है इनको सड़ाने के पहले इसके ऊपर डाल दिया जाता है, फिर मिट्टी का लेयर लगा के उसको पैक कर देते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, प्रिजर्वेटिव की उपस्थिति के कारण ये जो खाद बनेगा गोबर खाद, इस गोबर खाद में कैल्शियम की मात्रा बढ़ चुकी रहेगी, पोटेशियम की मात्रा बढ़े रहेगी, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ी हुई रहती है। इस प्रकार का इससे क्या मिलता है, हमें बेनिफिट मिलता है। गोबर खाद ये जो बना रहे हैं FIM, ये वास्तव में है क्या, हम अपने सामान्य भाषा में हम बात करें तो ये घुरुआ है। नरवा गरुआ घुरुआ बारी जो योजना आप पढ़ते होंगे तो उसमें जो घुरुआ जो शब्द है कि प्रत्येक किसान का, प्रत्येक गांव में प्रत्येक जो घर है सभी घर का अपना एक घुरुआ होना चाहिए, तो ये वही घुरुआ है। इसे ही हम टेक्निकल लैंग्वेज में फार्म यार्ड मैन्योर के नाम से जानते हैं। इस पे लगभग यदि हम बात करें कि FIM में पोषक तत्व की मात्रा कितनी होती है, तो लगभग 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% फास्फोरस और 0.5% K2O होता है। तो इसमें उपलब्ध यदि पोषक तत्व की आप बात करोगे तो उपलब्ध पोषक तत्व में 0.5% नाइट्रोजन और पोटास होता है, जबकि 0.2% इस पर क्या रहता है, फास्फोरस होता है। ये ऐसे करके क्या किया गया है, इसके बारे में दिया गया। तो फार्म यार्ड मैन्योर में इतनी बातों को ध्यान रखना है कि यह सामान्यतः घर के अपने आसपास के एरिया पर ही बनाया जाता है। इसके लिए जो लेंथ जो होता है ये 10 मीटर बाई 5 मीटर बाई 2 मीटर इसका डायमेंशन होना चाहिए। 10 मीटर लगभग लंबा, 5 मीटर चौड़ा और लगभग 2 मीटर का गहरा। उसमें फिर क्या किया जाता है कि 1 मीटर की गहराई तक इसको फिल किया जाता है, तब जाकर ये रेडी होता है, तब ये तैयार होता है। ये फार्म यार्ड मैन्योर है। अब यही फार्म यार्ड मैन्योर पे और 2-3 हिस्से क्या किए हैं, डिवाइड कर दिए गए हैं। इस फार्म यार्ड मैन्योर के 2-3 हिस्से कौन कौन से बनाए गए हैं, इनके 2-3 हिस्से बनाए गए हैं इस प्रकार से। पहला है हॉट एंड कोल्ड मैन्योर। हॉट एंड कोल्ड मैन्योर। हॉट एंड कोल्ड मैन्योर में क्या रहता है कि घोड़े प्लस गधे के मलमूत्र से जो बनाया जाता है मैन्योर,
वो हॉट मैन्योर कहलाता है, जबकि गाय एवं सुअर के मलमूत्र से जो बनता है वो कोल्ड मैन्योर कहलाता है। घोड़े और गधे का मैन्योर कहां पर बनता है? यह हॉट इसलिए कहलाया क्योंकि यह ठंडे प्रदेश में बनते हैं, और ये कोल्ड इसलिए कहलाया क्योंकि ये गर्म प्रदेश में क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, गाय और सुअर से जो प्राप्त होता है मैन्योर वो कौन से कैटेगरी में आता है? तो कोल्ड मैन्योर की कैटेगरी में आता है। तो ये FYM का ही दो अलग अलग ग्रुप है, हॉट मैन्योर और कोल्ड मैन्योर। एक इसका होता है शॉर्ट एंड लॉन्ग मैन्योर, एक होता है शॉर्ट एंड लॉन्ग मैन्योर। शॉर्ट मैन्योर क्या रहता है? पूर्ण रूप से सड़ा हुआ मैन्योर जो है वो शॉर्ट मैन्योर कहलाता है, और लॉन्ग जो रहता है वो कौन सा रहता है? ताजा होता है। अर्थात ताजा जो गोबर है, जो कूड़ा करकट है, उसे उठाकर सीधे फील्ड में डाल देते हैं तो ये लॉन्ग मैन्योर कहलाएगा, जबकि यदि हम उसको सड़ा कर लेकर जाते हैं तो वो स्थिति में क्या कहलाता है? शॉर्ट मैन्योर के नाम से जाना जाता है। एक तीसरा होता है फायर फैंगिंग। फायर फैंगिंग, फायर फैंगिंग में क्या होगा कि नम जो खाद होता है, नम मतलब क्या रहता है? नम खाद। ये जो नम खाद है, नम खाद के ऊपर क्या हो जाता है? फंगस का लेयर जम जाता है, और ये फंगस का लेयर बिल्कुल राख के जैसे दिखाई देता है। इसीलिए नम खाद जिसके ऊपर फंगस लेयर जम गया है, ऐसे इसे हम फायर फैंगिंग के नाम से जानते हैं। तो ये था FYM के बारे में। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात हमें इसमें पढ़ना है वो है कंपोस्ट के बारे में। सेकंड, दूसरा जो महत्वपूर्ण बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर है। अभी हम जो पढ़ रहे थे FYM के बारे में, जो हमने देखा वो पूरा का पूरा किसके बारे में था? बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में था। बल्कि इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें मात्रा हम ज़्यादा उपयोग करते हैं, उससे पोषक तत्वों की प्राप्ति हमें कम होती है। अर्थात बल्क मात्रा में उपयोग करने के बाद भी हमें कम प्राप्त होती है, तो हम इसे बल्कि मैन्योर के नाम से जानते हैं। मगर अब बात कर रहे हैं हम किस चीज़ को लेकर? इसी बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर का दूसरा हिस्सा है। बल्कि ऑर्गेनिक जो हम देख रहे थे, इसका पहला देखे थे, अब इसका जो दूसरा हिस्सा है वो हम देखते हैं कंपोस्ट के बारे में। कंपोस्ट, कंपोस्ट खाद क्या होता है? गोबर के अलावा, गोबर को जब मिलाकर हम खाद बनाते तो गोबर खाद या FYM के नाम से जाना जाता है। अब गोबर को हटा दो। गांव में जैसे गोबर का प्रयोग कंडा बनाने के लिए अर्थात छेना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, काऊ डंग केक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उस डंग केक ना बनाकर उसका FYM ना बनाकर उसका डंग केक बना दिया गया गोबर का, और बाकी जो बचे हुए चारे के कूड़े करकट जो बच गए हैं उनको क्या कर दिया जाता है? गड्ढे में डाल दिया जाता है और उसको सड़ाया जाता है। तो ये जो पद्धति से जो खाद बनता है उस खाद को हम कंपोस्ट कहते हैं, और जिस मेथड से बनाया गया उसे कंपोस्टिंग के नाम से जानते हैं। तो कंपोस्ट जो बोला जाता है वो क्या है? गोबर के अलावा, मतलब अदर देन काऊ डंग, इनके अलावा जितने भी चारे, वनस्पति इत्यादि जो होते हैं, इन सब को क्या किया जाता है? इन सब को सड़ाया जाता है। तो इन सब को सड़ाने के पश्चात जो बनता है वही हम लोग का क्या कहलाता है? कंपोस्ट खाद कहलाता है। अब इसको सड़ाने की दो विधि है। पहला है हम लोगों का इंदौर मेथड और दूसरा है हम लोग का बेंगलोर मेथड। इंदौर मेथड में क्या होता है? कंप्लीटली एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? उसको डिकम्पोज करते हैं। जबकि बेंगलोर मेथड पर क्या होता है? एरोबिक के साथ एनारोबिक बैक्टीरिया भी क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। तो ये दो प्रकार की विधि सामान्यतः प्रयोग की जाती है कंपोस्टिंग हेतु।
तो इंदौर जो कंपोस्टिंग होता है, इंदौर कंपोस्टिंग में एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, अर्थात जो भी ये चारे है, वनस्पति है, अन्य जो जंतु वर्ज्य जो पदार्थ, वर्ज्य का मतलब होता है अदर देन, तो ऐसे पदार्थों को सड़ाया जाता है किसमें, एरोबिक बैक्टीरिया की उपस्थिति में, अर्थात इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऐसे बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करते हैं। तो ये इंदौरी कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है। एक बेंगलुरु कंपोस्ट है जिसमें एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया दोनों प्रकार के बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। अब साथ ही साथ क्या होता है कि इस कंपोस्ट खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा को बढ़ाने के लिए जब हम कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ मिलाकर कंपोस्ट करते हैं तब उस कंपोस्ट का दो अलग अलग नाम हो जाता है कि नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए हम एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं, जबकि फास्फोरस बढ़ाने के लिए सुपर फॉस्फेट मिलाते हैं कंपोस्टिंग पे। तो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाना है उसके लिए एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया ज्यादा डाल दिया जाता है किस पर, इस कंपोस्ट को खाद बनने से पहले की स्थिति पे जब उसको गड्ढे में डाला जाता है तो उसमें एजेटोबैक्टर भी डाल दिया जाता है जिससे नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे जो कंपोस्ट बनते हैं ऐसे कंपोस्ट को एजो कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। जबकि फॉस्फेट की मात्रा बढ़ाना है, फास्फोरस की मात्रा बढ़ाना है, तो उसके लिए जब हम सुपर फॉस्फेट मिलाते हैं तो उस कंपोस्ट को किस नाम से जाना जाता है, इस कंपोस्ट को सुपर कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है। ऐसे करके इसके दो क्या किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं दो कैटेगरी। एजो कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होगी, सुपर कंपोस्ट में फास्फोरस की मात्रा अधिक होगी। तो यह कंपोस्ट के बारे में था। कंपोस्ट खाद को ग्रामीण और शहरी एरिया में भी क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। जो कंपोस्ट होते हैं इनको ग्रामीण और शहरी एरिया में कैसे किया गया है, पहला इसको किया गया फार्म कंपोस्ट और इसको दूसरा है टाउन कंपोस्ट। फार्म कंपोस्ट मतलब ग्रामीण क्षेत्र के कूड़े करकट से जो बनाया जाता है वो फार्म कंपोस्ट कहलाता है। इसमें जो मात्रा होती है एनपीके की, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनकी जो मात्रा है फार्म कंपोस्ट की स्थिति में ये कितना रहता है, 0.5%, 0.15 और 0.5%। ये 0.5% रहता है, ये भी 0.5% रहता है, 0.15% होता है। लेकिन जब यही टाउन कंपोस्ट की बात करते हैं तो टाउन कंपोस्ट में 1.41 और 1.4 हो जाता है। ये 1.4 हो गया, ये भी 1.4 हो जाता है और ये लगभग 1% हो जाता है। मीन्स ये है कि शहरी क्षेत्र के जो कचड़े से जो बनाया जाता है वो टाउन कंपोस्ट कहलाता है और ग्रामीण क्षेत्र में जो बनाया जाता है वो फार्म कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है। ये कंपोस्ट खाद के बारे में था। तीसरा है नाइट सॉइल। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहां, नाइट सॉइल का तात्पर्य क्या है। तो थर्ड नंबर पे जो हम देखते हैं वो है बल्कि पर नाइट सॉइल। नाइट सॉइल का शॉर्ट नेम है पाउडरेट। नाइट सॉइल किसे बोला जाता है, मानव जनित मलमूत्र को नाइट सॉइल के नाम से जानते हैं। तो मानव जनित मलमूत्र को इकट्ठा करके इसे भी क्या किया जाता है, सड़ाया जाता है और उसके पश्चात इसे खेतों में खाद के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये हम लोगों का क्या कहलाता है, नाइट सॉइल कहलाता है, जिसे हम पाउडरेट के नाम से जानते हैं। इसमें ये जो नाइट सॉइल जो है मानव जनित मलमूत्र को बोला गया। अब ये मलमूत्र को जब क्या कर दिया जाता है, इसको सड़ाकर सुखा दिया जाता है, तो सूखा जो स्थिति रहता है वो क्या कहलाता है, पाउडरेट कहलाता है। तो मानव जनित मलमूत्र बिना सड़ने की स्थिति में एनपीके की जो मात्रा है, नाइट्रोजन 5.5% होता है, पोटास की यदि हम बात करें इस पर नाइट सॉइल पे बिना सड़ी स्थिति में तो 4% और 2%, ये 4% होता है और ये लगभग 2% होता है। मगर पाउडरेट जो है
अर्थात सूखने के बाद सड़ाने के बाद सुखा दिए और सुखाने के पश्चात उसे हम किस नाम से जानते हैं, पाउडरेट। तो पाउडरेट में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 1.3%, 1.32%, 2.8% फास्फोरस होता है एवं 4% के आसपास क्या होता है, पोटास होता है, इसकी मात्रा होती है। हालांकि इसको जो मैं आपको NP और K की बात कर रहा हूं तो ये जो रहता है ये K2O के रूप में उपस्थित होता है, फास्फोरस जो रहता है ये P2O5 के रूप में उपस्थित होता है। ये इस प्रकार की बातें थी। तो हो सकता है आप एग्जाम में ऐसा पूछ दिया जाए कि पाउडरेट क्या होता है, पाउडरेट किससे बनता है, नाइट सॉइल का तात्पर्य क्या होता है, तो हमें ये चीज मालूम रहे और किसमें किस की कितनी प्रतिशत या कितनी मात्रा उपस्थित होती है उसको। अगला जो है ये 4-5 और प्रकार हैं किसके, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्यूर के। तो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्यूर के जो 4 और 5 जो टाइप्स हैं उनमें चौथा जो है वो है सीवेज एंड स्लज को लेकर। 5वां नंबर जो है वो है शीप एंड गोट मैन्यूर, शीप एंड गोट मैन्यूर। 6वां है पोल्ट्री मैन्यूर। पोल्ट्री मैन्यूर जो फॉर्म होता है जिस चीज पर उसको लीटर के नाम से जाना जाता है। 7वां है ग्रीन मैन्यूर। देखिए सीवेज एंड स्लज क्या है, इन सबको हम थोड़े से शॉर्ट नेम में जानते हैं। सीवेज एंड स्लज का मतलब होता है कि घर से बाथरूम का जो नहाने का पानी हो गया, किचन का जो वाटर होता है, किचन से निकलने वाले जो गंदे पानी होते हैं और जो कूड़ा करकट होता है, ये सब को मिलाकर सीवेज या स्लज के नाम से जानते हैं। सीवेज कब कहलाता है, जब वो लिक्विड फॉर्म पे रहता है तो, और जब उसमें से पानी को साफ करके निकाल दिया जाता है, सिर्फ कूड़े करकट और गंदगी जब बचे रहते हैं तब वो किस नाम से जाना जाता है, स्लज के नाम से जाना जाता है। तो इस स्लज को भी क्या किया जाता है, सड़ाया जाता है, इसका भी एरोबिक डिकम्पोजिशन कराया जाता है और तत्पश्चात ये खाद का रूप ले लेता है जिसे एक्टिवेटेड स्लज के नाम से जानते हैं। तो ये सीवेज एंड स्लज में है। जबकि शीप एंड गोट में क्या होता है, जो शीप और गोट होते हैं उनके मल मूत्र से जो तैयार होते हैं मैन्योर, उसे शीप एंड गोट के रूप में जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। पोल्ट्री में क्या होता है, बतख पालन हो चाहे कुक्कुट पालन हो, इसमें उनके जो मल मूत्र होते हैं वो जमीन में गिरते हैं, उनकी मात्रा बहुत कम होती है, तो उसको इकट्ठे करने के लिए क्या कर दिया जाता है, पैरा या घास वगैरह उनके सरफेस पर बिछा दिया जाता है और उसके ऊपर वो क्या करते हैं, जो भी कुक्कुट है या बतख है वो मल मूत्र जब त्यागते हैं तो वो जमीन में ना पड़ के उस कूड़े करकट घास जो बिछाए रहते हैं उसमें गिरता है और उस पूरे घास को एक साथ इकट्ठा करके सड़ा दिया जाता है। तो वो जो घास जो बिछाते हैं उसी को ही क्या बोला जाता है, लीटर के नाम से जाना जाता है, LITTER। और लीटर को ही क्या किया जाता है, फिर कलेक्ट किया जाता है, तो वो लीटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है उनके मल मूत्र को, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अत्यधिक होती है। लगभग इसमें 3% नाइट्रोजन होता है, 2.6% पोटास होता है और 2.6% उसमें फॉस्फेट होता है और 1.4% पोटास होता है। तो ये पोल्ट्री मैन्यूर है। हरी मैन्योर या ग्रीन मैन्योर क्या होता है, केवल हरे भरे अविघटित पदार्थ को जब सड़ाया जाता है, हरे भरे मतलब केवल पेड़ पौधे, केवल वनस्पतिक रूप से जो मैन्योर तैयार होता है जिसमें गोबर मल मूत्र इन टाइप की चीज़ों का कहीं कोई समावेश ना हो, तो ऐसे मैन्योर को हम ग्रीन मैन्योर के नाम से जानते हैं। तो ये जो थे ये सब किसके बारे में थे, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में था। अगला जो है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में, सांद्र कार्बनिक खाद, कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में 6-7 नाम हैं, इनको हमें देखना है। और ये जो 6-7 नाम आ रहे हैं, जरूरी नहीं है देखिए कि सभी मैन्योर के नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की कंपोजिशन को याद रखें, मगर महत्वपूर्ण जो है जैसे FIM हो गया, कंपोस्ट हो गया, कम से कम ये 2 के तो हमें कंटेंट को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब देखिए यहां जो कंटेंट है किस चीज को लेकर, सांद्र कार्बनिक खाद को लेकर।
सेकेंड जो है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। एक तरफ हम क्या करते हैं, नेम लिखेंगे और दूसरे तरफ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का कंसंट्रेशन लिखेंगे, किनके कंसंट्रेशन कितने हैं। तो इनमें नेम। अब इसमें क्या क्या नाम है। पहले नंबर पे है बर्ड गुआनो, पक्षियों के जो मलमूत्र और मृत अवशेष होते हैं। पहला जो है बर्ड गुआनो। तो बर्ड गुआनो का तात्पर्य क्या है, पक्षी के मलमूत्र, जिसे हम सामान्यतः नभचर कहते हैं, उनके जो मलमूत्र होते हैं, तो उनमें क्या कितने कितने प्रतिशत होते हैं, 7 से 8% नाइट्रोजन, फास्फोरस 11 से 14% और 2 से 3% पोटास। ये लगभग 7 से 8% होता है, ये 11 से 14% है और ये 2 से 3% है। देखिए कंसंट्रेटेड इसलिए बोल दिया गया क्योंकि कम अमाउंट में ज्यादा नाइट्रोजन, ज्यादा फास्फोरस, ज्यादा पोटेशियम का क्या मिल रहा है हमको, प्रतिशत मिल रहा है, इसलिए इसको कंसंट्रेटेड बोला गया। दूसरे नंबर पे है फिश गुआनो, मतलब ये मछली के बात कर रहे हैं। दूसरा जो है वो है फिश गुआनो। फिश गुआनो क्या होता है, मछली के तेल निकालने के पश्चात जो अवशेष बचते हैं उसको सड़ाया जाता है, उस अवशेष को सुखाकर खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लगभग 7% नाइट्रोजन और 8% क्या मिलता है, उसमें फास्फोरस की प्राप्ति होती है। एक है फिश मैन्योर, अर्थात ये फिश गुआनो से अलग है। फिश मैन्योर अर्थात यह है कि मछली के जो मलमूत्र होते हैं या मछली को जिस पानी में रखा जाए और उस पानी को सुखाकर जो उससे खाद जो बनाया जाता है, तो वो फिश मैन्योर कहलाता है। इसमें लगभग 4% नाइट्रोजन होता है और 4% के आसपास इसमें फास्फोरस की उपस्थिति होती है फिश मैन्योर पे। देन है चौथे नंबर पे रॉ बोन मिल, स्टीम्ड बोन मिल और ब्लड मिल। चौथे नंबर पे है रॉ बोन मिल, रॉ बोन मिल है और एक है स्टीम्ड बोन मिल। पांचवा नंबर रॉ बोन मिल पर क्या है, 3 से 4% नाइट्रोजन, लेकिन 20 से 25% तक फॉस्फेट होता है। स्टीम्ड बोन मिल पर यह वैल्यू थोड़ा सा और कम हो जाता है, ये 1 से 2% नाइट्रोजन, लेकिन 25 से लेकर 30% तक क्या हो जाता है, इसमें फॉस्फेट की मात्रा बढ़ जाती है। ये स्टीम्ड बोन मिल है। एक होता है कैल्साइंड बोन और एक होता है मीट मिल। मीट मिल और एक है कैल्साइंड बोन। इस तरीके से मीट मिल में जो मात्रा है ये 8 से 9% नाइट्रोजन होती है, 8 to 9% नाइट्रोजन और लगभग 1 to 2% जो है इसमें फॉस्फेट की मात्रा होती है। जबकि कैल्साइंड बोन पे केवल 37% फॉस्फेट की मात्रा होती है, इसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम नहीं होते। तो ये जो आप 6-7 नाम जो देखें, ये सब के सब कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के नाम हैं। कंसंट्रेटेड इसलिए इनको बोला गया है कि इनका जो वे है, इसको कंसंट्रेटेड बोलने का तरीका यह है कि कम मात्रा में ज्यादा नाइट्रोजन, ज्यादा फास्फोरस या ज्यादा पोटेशियम का परसेंटेज हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारे खाद के नाम थे, खाद के प्रकार थे, खाद के बारे में जो हमको जानना था। नेक्स्ट क्लास में हम उर्वरक अर्थात फर्टिलाइजर के ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि फर्टिलाइजर कितने प्रकार के होते हैं और मूल रूप से फर्टिलाइजर के क्या क्या कार्य होते हैं, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।